सभी को नमस्ते। चौथे सत्र में आपका पुनः स्वागत है। अब हम देखेंगे कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है, बच्चे को कौन कौन से टीके लगते हैं। आयरन के सिरप के बारे में हम जानेंगे। 1 वर्ष के बाद दी जाने वाली कृमिनाशक दवाई के बारे में हम जानेंगे और शिशु के खतरे के संकेतों के बारे में भी हम जानेंगे। शिशु के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित संचार सामग्रियों और जानकारी देने के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए पहले उन टीकों के बारे में जानते हैं जो बच्चों को लगाए जाते हैं और जानते हैं कि यह टीके किन बीमारियों से रक्षा करते हैं। बीसीजी का टीका टीबी से, हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी से, ओपीवी पोलियो से, आईपीवी भी हमें पोलियो से बचाता है, पेंटा काली खांसी, गला घोंटू, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब संक्रमण से बचाता है, पीसीवी निमोनिया से बचाता है, रोटा वायरस का टीका रोटा वायरस से होने वाले दस्त से बचाता है, एमआर खसरा और रूबेला से बचाता है, जेई दिमागी बुखार से बचाता है और डीपीटी काली खांसी, गला घोंटू और टेटनस से बचाता है। यहाँ राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका वर्ष 2022-2023 में उम्र के अनुसार बच्चों को लगने वाले टीके, इनकी खुराक, मात्रा, माध्यम और स्थान के बारे में दिखाया गया है। याद रखें, बच्चे के जन्म से लेकर 5 साल तक कुल 7 बार टीके लगाए जाते हैं। जन्म के समय 1.5 महीने पर, तीसरी बार 2.5 महीने पर, 3.5 महीने पर, 9 महीने पर, 1.5 साल बाद और 5 साल बाद कुल 7 बार टीके लगाए जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि पूर्ण टीकाकरण कराने की आवश्यकता क्यों है। टीकाकरण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो बच्चों को जानलेवा बीमारियों जैसे कि पोलियो, निमोनिया, दिमागी बुखार आदि से बचाने में मदद करता है। टीकाकरण बच्चों के जीवन और भविष्य की रक्षा के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। टीके का सही समय पर लगवाया जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है और वो बीमारी की चपेट में आसानी से आ सकते हैं। जैसे कि पोलियो का टीका पूरा ना लेने पर बच्चों को पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, जो जीवन भर के लिए उनको अपंग कर सकती है। इसलिए यदि टीका सही समय पर लगा होगा तो बच्चे बीमारियों से सुरक्षित हो जाएंगे। टीका लगवाने के बाद बुखार, सूजन और चिड़चिड़ा होना आम लक्षण हैं। इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि टीकाकरण के बाद बच्चों में बुखार और टीके वाली जगह सूजन होने से माता-पिता घबरा जाते हैं और अगली बार टीका नहीं लगवाना चाहते। टीका एक बाहरी पदार्थ होता है, जिसकी प्रतिक्रिया में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण बुखार आता है और सूजन होती है। 1 साल के शिशु का सही पोषण हो, इसके लिए उसको कृमि या पेट के कीड़ों से मुक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे के पेट में कीड़े होने से बच्चे में कुपोषण और खून की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण वे दुबलेपन का शिकार हो सकते हैं और उनका संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है। कृमि बच्चों के पोषण को खुद खा जाते हैं, जिस कारण बच्चों को पोषण नहीं मिल पाता है। पेट के कीड़ों की रोकथाम करना आसान है, तो आइए देखते हैं कि कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए कौन से उपाय अपनाने होंगे। बच्चों के नाखून नियमित रूप से काटते रहें। खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद हाथों को साबुन से जरूर धोएं। फल व सब्जियों को खाने से पहले साफ पानी से जरूर धोएं। हमेशा साफ पानी पिएं। खाना व पानी ढक कर रखें।
घर के आसपास सफाई रखें। जूते चप्पल जरूर पहनें। कृमि संक्रमण से बचने के लिए सबसे असरदार दवा है अल्बेंडाजोल की गोली। अल्बेंडाजोल की गोली स्वास्थ्य केंद्र में मिल जाएगी। यह गोली एएनएम दीदी की सलाह के अनुसार साल में 2 बार बच्चों को दी जाती है। जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो उसे आयरन सिरप जरूर पिलाएं। आयरन सिरप बच्चों की बुद्धि के विकास तथा शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। यह सिरप एएनएम और आशा की सलाह से लिया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों की लिस्ट तैयार करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बच्चा आयरन सिरप की खुराक लेने से न चूके। प्रशासन के द्वारा किए गए आपके प्रशिक्षण या बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन आपको करना होगा। आइए अब समझते हैं कि बच्चों के लिए खतरे के लक्षण कौन-कौन से हैं, जैसे कि छाती का धंसना, शरीर का नीला होना, नाल में पस या मवाद या सूजन होना, बच्चे को बुखार आना, दस्त होना, दौरे पड़ना, शरीर का पीला होना, शरीर का अत्यधिक ठंडा या अत्यधिक गर्म होना, दूध ना पीना, आँखों में सूजन के साथ लाल और पीला पस होना। यदि बच्चे में कोई भी खतरे का संकेत दिखाई दे तो इसे जल्दी से जल्दी पहचान कर बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना चाहिए। अब तक हमने सीखा कि बच्चों में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं और टीकाकरण कराना क्यों ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद हमने समुदाय में देखा है कि कुछ लोग अब भी अपने बच्चों का नियमित टीकाकरण नहीं करवाते। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अब भी कुछ लोग अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाते हैं? अभी तक हमने स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जाना। आइए अब संचार सामग्रियों के बारे में जानते हैं। पिछले सत्रों में हमने गर्भवती महिला और बच्चों की देखभाल और पोषण की जानकारी देने के लिए उपलब्ध कई प्रकार की संचार सामग्रियों के बारे में जाना। इस सत्र में हम ममता कार्ड, पोस्टर और पैम्फलेट के बारे में जानेंगे। आइए पहले ममता कार्ड के बारे में जानते हैं। ममता कार्ड, जिसे मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड भी कहा जाता है, उसमें महिला की गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 16 वर्ष तक हो जाने तक सभी अहम जानकारियां और प्राप्त सेवाएं दर्ज की जाती हैं। इसके अलावा इसमें गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण संबंधित महत्वपूर्ण संदेश और मिलने वाली सेवाओं की जानकारी भी दी गई होती है। ममता कार्ड में दी गई अहम जानकारियों में शामिल हैं गर्भावस्था के दौरान नियमित जांचों का विवरण, गर्भावस्था के दौरान देखभाल और खतरे के संकेत, प्रसव के बाद देखभाल का विवरण, नवजात शिशु की देखभाल और खतरे के संकेतों की जानकारी, नवजात शिशु में जन्मजात बीमारियों की पहचान, छोटे बच्चों में उल्टी, दस्त और निमोनिया की रोकथाम और इलाज की जानकारी, शिशु के जन्म से लेकर 3 वर्ष तक अपेक्षित विकास की जानकारी, परिवार नियोजन के लिए उपलब्ध संसाधनों की जानकारी, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बच्चे का वजन दर्ज करने के लिए ग्रोथ चार्ट, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बच्चे की लंबाई या ऊंचाई दर्ज करने के लिए ग्रोथ चार्ट, शिशु के 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक प्रत्येक सप्ताह आयरन की सिरप पिलाने हेतु जानकारी और विवरण, टीकाकरण की जानकारी दर्ज करने के लिए फॉर्मेट। आइए अब देखते हैं कि ममता कार्ड का उपयोग कब और कैसे करें। MCHN दिवस के दौरान लाभार्थियों को दी गई सेवाओं को ममता कार्ड में दर्ज करें और परामर्श देने के लिए ममता कार्ड का उपयोग अवश्य करें। लाभार्थियों को परामर्श देते समय यह अवश्य बताएं कि दिए गए परामर्श से संबंधित जानकारी ममता कार्ड में कहां दी हुई है।
यदि लाभार्थियों को पता होगा कि गर्भवती महिला या शिशु की देखभाल संबंधित जानकारी इस कार्ड में है, तो वे उसे जरूर खोलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। MCHN दिवस के दौरान लाभार्थियों और उनके परिजनों को ममता कार्ड का महत्व समझाएं और उन्हें जांच व सेवाओं के दौरान इसे साथ लेने के लिए प्रेरित करें। लाभार्थियों को बच्चे की वृद्धि निगरानी के समय पर भी ममता कार्ड साथ लाने के लिए अवश्य बोलें। बच्चे के वजन या ऊंचाई का माप लेने के बाद ममता कार्ड में दिए गए वृद्धि निगरानी चार्ट पर उसे जरूर दर्ज करें और बच्चे की माता व परिजनों को श्रेणी के अनुसार परामर्श देना ना भूलें। हमें विभिन्न अवसरों पर ममता कार्ड के महत्व और उपयोगिता के बारे में लाभार्थियों को बताना चाहिए और अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। आइए अब हम आपके केंद्र पर लगे पोस्टर के बारे में जानते हैं। अपने केंद्र पर आपने गर्भवती महिला और बच्चों की देखभाल और पोषण संबंधित जानकारी देने के लिए कई प्रकार के पोस्टर लगाए होंगे। पोस्टर में किसी विषय से संबंधित अहम जानकारी प्रायः चित्रों के साथ दी हुई होती है, जिसे देखकर बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी संदेश समझ सकता है। आपके केंद्र पर तो गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चे की माताओं और उनके परिवार का विभिन्न अवसरों पर आना लगा ही रहता है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि सभी की नजर इन पोस्टर पर पड़े और इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे पोस्टर लगाने की जगह निर्धारित करते समय यह सोचें कि आपके लक्ष्य समूह कौन है। लाभार्थी इन्हें किस स्थान पर सुविधाजनक तरीके से देख पाएंगे। पोस्टर ऐसी जगह पर न लगाएं जहां बारिश का पानी गिरता हो, दीवार की सतह पर नमी हो या वहां पहले से पोस्टर लगे हों। इन्हें दीवार के ज्यादा ऊपर या नीचे ना लगाएं और इन्हें ऐसी जगह लगाएं जहां पर दिखने की संभावना सबसे अधिक हो। गर्भवती महिलाओं को जांच के दौरान इंतजार करते समय भी आप उन्हें इन पोस्टर को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं और उन्हें इसमें दी हुई जानकारी समझा भी सकती हैं। आप जब भी लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्र पर परामर्श दें तो उन्हें संबंधित पोस्टर को दिखाना और समझाना ना भूलें। आइए अब पैम्फलेट के बारे में जानते हैं। आपके पास कई प्रकार के पैम्फलेट्स भी होंगे जिन्हें आप लाभार्थियों को विभिन्न अवसरों पर देते हैं। आइए उनके उपयोग से संबंधित कुछ अहम बातें जानें। पैम्फलेट्स या पर्चे बांटने से पहले सोचें कि इस पर लिखी जानकारी या संदेश किस लक्षित समूह के लिए है। यह सिर्फ उन्हीं को दें जिनके लिए इसमें लिखी जानकारी काम की हो। पैम्फलेट्स या पर्चे पर लिखी जानकारी को स्वयं पहले ध्यान से पढ़ लें ताकि इन्हें बांटते समय आप लाभार्थियों को समझा पाएं और चर्चा कर सकें। इन्हें बांटने के अवसर चिन्हित करें, जैसे उस विषय से संबंधित सामूहिक चर्चा या कार्यक्रम के दौरान या लक्षित समूह की उपलब्धता अनुसार आप इन्हें बांट सकते हैं। लाभार्थियों को नवजात शिशु में खतरे के संकेत, बच्चों को टीकाकरण व आयरन की खुराक जैसे अहम विषयों पर जानकारी व परामर्श देने के लिए आपके पास विभिन्न अवसर उपलब्ध हैं। पिछले सत्रों में हमने किन अवसरों के बारे में जाना था, याद कीजिए। गृह भेंट, सामुदायिक कार्यक्रम जैसे सुपोषण और गोद भराई दिवस आदि अवसरों में हम समुदाय को संदेश पहुंचाते हैं। इस सत्र में हम प्रत्येक माह गुरुवार व सोमवार को आयोजित होने वाले MCHN दिवस, 1 से 7 तारीख के बीच होने वाले वजन सप्ताह और पोषाहार वितरण दिवस को विस्तार से समझेंगे। आइए पहले MCHN दिवस के बारे में जानते हैं। MCHN दिवस प्रत्येक माह निश्चित गुरुवार अथवा सोमवार को आयोजित किया जाता है। MCHN दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, प्रारंभिक बालावस्था विकास और स्वच्छता संबंधित सेवाएं और परामर्श देना है। इसमें मुख्यतः गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और बच्चों को सेवाएं और परामर्श दिया जाता है। MCHN दिवस में आप अन्य प्रभावशाली हितधारकों जैसे सरपंच, वार्ड पंच,
VHSNC के सदस्यों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों आदि को भी जरूर शामिल करें। MCHN दिवस को सफल बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि बच्चों का वजन और लंबाई ऊंचाई मापने के लिए उपकरण और वृद्धि निगरानी चार्ट उपलब्ध रखना, IEC सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर व अन्य संचार सामग्री उपलब्ध रखना, कुपोषित बच्चों की ANM दीदी से जांच करवाना, कम वजन अथवा कुपोषित बच्चों के माता पिता को परामर्श देना। MCHN दिवस के बाद लाभार्थियों के घर जाकर जानकारी लेना और देखना कि क्या बताई गई जानकारी और व्यवहारों का पालन हो रहा है या नहीं। छूटे हुए लाभार्थियों के घर जाकर जानकारी लेना और उन्हें अगले सत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करना। आइए अब जानते हैं वजन सप्ताह के बारे में। वजन सप्ताह प्रत्येक माह की 1 से 7 तारीख के बीच आयोजित किया जाता है, जिसमें 5 वर्ष तक के बच्चों के वजन और लंबाई अथवा ऊंचाई का माप भी किया जाता है और ग्रोथ चार्ट के माध्यम से वृद्धि निगरानी भी की जाती है। ध्यान दें, सभी बच्चे की माताओं और परिवारजनों को वजन सप्ताह के समय ममता कार्ड लाने के लिए अवश्य बोलें। वजन व ऊंचाई के माप के बाद उसे ममता कार्ड में दिए गए वृद्धि निगरानी चार्ट में अवश्य दर्ज करें। बच्चे की श्रेणी के अनुसार अभिभावकों को परामर्श अवश्य दें और उन्हें प्रत्येक महीने वजन और ऊंचाई या लंबाई का माप कराने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए अब पोषाहार वितरण दिवस के बारे में जानते हैं। प्रत्येक माह गर्भवती व धात्री महिला, 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे और किशोरी बालिकाओं को आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरित किया जाता है। पोषाहार वितरण के समय सभी लाभार्थी स्वयं या उनके परिवार से एक सदस्य पोषाहार लेने जरूर आते हैं। यह जानकारी व मुख्य संदेश देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। पोषाहार वितरण के समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। सभी को एक समय पर आने के लिए प्रेरित करें। पोषाहार वितरण से पहले सभी को समूह में बैठाकर इसके फायदे जरूर बताएं। किसी एक प्रकार के पोषाहार से बनी कोई डिश आप उस दिन प्रदर्शित कर सकती हैं, जिससे लाभार्थी को उसकी उपयोगिता समझ में आए। सभी आए हुए सदस्यों को गर्भवती व धात्री महिला या बच्चों के पोषण से संबंधित जानकारी अवश्य दें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई सामाजिक मान्यताएं लाभार्थियों को पोषण उचित व्यवहारों को अपनाने से रोकती हैं। व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि समुदाय स्तर पर मिथक और भ्रांतियों को दूर किया जाए और गांव में पोषण उचित व्यवहार अपनाने के लिए अनुकूल और सहज वातावरण बने। इसके लिए प्रभावशाली व्यक्तियों को बातचीत में शामिल करना भी एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है। सामुदायिक कार्यक्रम और MCHN दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर गांव के प्रभावशाली लोगों जैसे कि सरपंच, धार्मिक नेताओं, शिक्षक या किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहिए और उनके द्वारा लाभार्थियों को पोषण उचित व्यवहार अपनाने हेतु महत्वपूर्ण संदेश बताने चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से संदेश देने से हमें कई फायदे होंगे, जैसे कि गर्भवती महिला और बच्चों के पोषण से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश इनके माध्यम से देने पर उससे संबंधित भ्रांतियां दूर होंगी और पोषण उचित व्यवहार अपनाने के लिए अनुकूल और सहज वातावरण भी मिलेगा। पंचायती राज के सदस्य जैसे सरपंच, वार्ड पंच आदि को शामिल करने से संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और साथ ही गांव में आपके कार्यक्रम का महत्व बढ़ेगा और इससे लाभार्थियों की भागीदारी भी बढ़ेगी। आपके कार्यक्रमों में पुरुष सदस्यों जैसे गर्भवती महिला के पति और बच्चों के पिता की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो बहनों, हमने ममता कार्ड के महत्व और उसमें दी गई जानकारी को विस्तार से जाना और सामुदायिक कार्यक्रमों में गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल करने के महत्व को भी समझा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप ममता कार्ड का उपयोग कब कब और कैसे करेंगे। MCHN दिवस को सफल बनाने में आपकी क्या भूमिका होगी?
गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों को सामुदायिक कार्यक्रम और MCHN दिवस में शामिल करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? इस सत्र में हमने सीखा टीकाकरण बच्चों के जीवन और भविष्य की रक्षा के लिए जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखकर और साल में 2 बार अल्बेंडाजोल की दवा देकर बच्चों की पेट के कीड़ों से रक्षा की जा सकती है। आयरन सिरप बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। बच्चे का 6 माह का हो जाने के बाद उसे आयरन का सिरप जरूर पिलाना चाहिए। बच्चे में खतरे के संकेतों पर नजर रखें। यदि कोई भी खतरे का संकेत दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को लेकर जाएं। ममता कार्ड के उपयोग के बारे में हमने जाना और MCHN दिवस, वजन दिवस और पोषाहार वितरण दिवस को प्रभावी तरीके से आयोजित करने के बारे में जानकारियां प्राप्त की। इस सत्र में आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हम 6 माह के बच्चों से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऊपरी आहार के बारे में सीखेंगे।